हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एकेडमी। और आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर लॉ स्प्रिंग्स स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का, जिसकी राइटर है अनीस जंग। और ये चैप्टर है दो कहानियों में। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इस चैप्टर में दो कहानियां हैं। एक तो कहानी है साहिब आलम पे समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, ये यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरी कहानी है मुकेश पे आई वॉन्ट टू राइड अ कार, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो अभी इस वीडियो में हम साहिब आलम की कहानी पढ़ रहे हैं और अगली वीडियो में हम मुकेश की कहानी पढ़ के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये दोनों ही कहानियां अनीस जंग बताना चाहती हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहती है हमारे देश में कितनी खतरनाक लेवल की पॉवर्टी यानी गरीबी एग्जिस्ट करती है, और ये बच्चे कितनी ज्यादा गरीबी में रह रहे हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर को पढ़ के हमें कई सारी नई चीजें रियलाइज होने वाली है, सच्चाइयां पता चलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं साहिब आलम की कहानी से। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब अनीस जंग क्या बताती हैं, वो साहिब से पूछती हैं Why do you do this? मतलब तुम ये क्यों करते हो? क्या करता है साहिब? Every morning scrounging. Scrounging का क्या मतलब है? सर्च फॉर, मतलब किसी चीज को ढूंढना। तो हर सुबह जो अनीस जंग थी उन्हें साहिब मिलता था गोल्ड की तलाश में, पूरे जो कूड़े के ढेर थे उनके नेबरहुड में, उसमें। अब गोल्ड का मतलब यहाँ पे लिटरल गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है। गोल्ड का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो साहिब के काम आ सकती थी, मतलब नोट, सिक्के, खाना पीना। तो वो हर सुबह उन कचरे में अपने काम की चीजें ढूंढता था, और अनीस जंग उन्हें डेली सुबह मिला करती थी साहिब को। तो वो पूछती हैं एक सुबह कि तुम ये क्यों करते हो, क्यों ये कूड़े में ढूंढने का काम करते हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। अब अनीस जंग हमें साहिब की थोड़ा बैकग्राउंड बताना स्टार्ट कर देती है। साहिब ने और उसके घर वालों ने अपना जो उनका घर था, जहां पे वो ओरिजिनली जहां से थे, वो काफी टाइम पहले छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। ढाका क्या है? ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की। तो वो बताती हैं कि जो उनका पुराना घर था वो ग्रीन फील्ड, ढाका की बड़ी जो हरे भरे मैदान थे उनके बीच में उनका घर लोकेटेड था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और वो बताती है कि उसकी जो घर की यादें थी वो कोई उसके लिए बहुत दूर की मेमोरी भी नहीं थी, बहुत दूर की यादें भी नहीं थी। उसे काफी अच्छे से और उसकी मम्मी को काफी अच्छे से याद था अपने पुराने घर के बारे में। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम, हिज मदर टेल्स हिम। और वो बताती हैं कि साहिब को उसकी मम्मी ने बताया था कि कई सारे स्टॉर्म्स, तूफान आए थे जिन्होंने उनका घर और उनकी फील्ड्स, उनके खेत वे तबाह कर दिए थे। उसकी मम्मी उसे बताती थी। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. और इसी वजह से, क्योंकि तूफानों ने उनका सब तबाह कर दिया था, वो वहां से छोड़ दिया उन्होंने अपना घर, और फिर वो सोने की तलाश में, मतलब अपने काम की चीजों की तलाश में बिग सिटी में आ गए थे, जहां पे बड़े शहर में आ गए थे, जहां पे वो और अनीस जंग भी रहती थी वहीं पे, और जो हमारा साहिब और उसकी परिवार आ गया था वो भी रहता था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब साहिब इस क्वेश्चन पे जो स्टार्टिंग में पूछा था व्हाई डू यू डू दिस, उस पे क्या रिप्लाई करता है साहिब अनीस जंग को कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने को। ही मटर्स, मटर्स का क्या मतलब होता है? से समथिंग इन लो वॉइस स्पेशली इन डिससैटिस्फैक्शन। मतलब वो बड़ी धीमी सी आवाज में इस बात को कहता है और बड़ा नाराजगी, डिससैटिस्फैक्शन होता है उसकी उस आवाज में। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। अब क्या कहती हैं एकदम इस बात को सुन के अनीस जंग उसको रिप्लाई करती है, तो स्कूल चले जाओ ना। अब ग्लिबली का क्या मतलब होता है? फ्लुएंट बट इनसिंसियर एंड शैलो। मतलब जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप किसी को रिप्लाई नहीं कर देते कभी कभार, कि आप एकदम से बोल देते हो तेजी तेजी में, पर फिर बोलने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपने कितनी खोखली बात बोली और आपने कितने बेफालतू के लॉजिकलेस बात बोली और कितने खोखले तरीके से बोला। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ कि वो एकदम से रिप्लाई करती हैं, तो स्कूल चले जाओ ना, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और ये बात बोलते ही, बड़े वो तेजी से बोल देती हैं, पर ये बात बोलते ही अनीस जंग को रियलाइज भी हो जाता है कि यार मैंने बात बोल तो दी, पर कितनी बेहुदा बात बोली है मैंने इस बच्चे को। ये बात वो मन में सोचती हैं। देयर इज नो नेबरहुड इन देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो अब इस पे साहिब क्या रिप्लाई करता है कि मेरे कोई मोहल्ले में मेरे कोई है ही नहीं स्कूल, अगर कभी उन्होंने बनाया तो मैं जरूर जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो अब इस पे
अनीस जंग क्या पूछती है, ऐसे मजाक करते मजे लेते हुए मजाक मजाक में पूछ लेती है कि अगर मैं एक बनाऊंगी तो तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और उस पर साहिब क्या रिप्लाई करता है, हाँ मैं आऊँगा, और बड़ी मतलब स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिनों बाद वो देखती है कि साहिब उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है अनीस जंग की तरफ। इज़ योर स्कूल रेडी, और वो पास आके क्या बोलता है अनीस से कि क्या तुम्हारा स्कूल बन गया है, मैं जा सकता हूँ वहाँ? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, और उस पर अनीस जंग क्या बोलती हैं कि यार टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है एक स्कूल बनाने में। embarrassed at having made a promise that was not meant, और वो ये बात बोल के मन में बड़ा embarrassed फील करती हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जो वो कभी निभा नहीं पाएंगे या फिर कोई उसका कोई तर्थ नहीं है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, पर अब वो कहती हैं अनीस जंग कि मेरे जैसे जैसे मैंने प्रॉमिस किया है वैसे प्रोमिस अबाउंड का मतलब होता है बहुत भर भर के, बहुत बड़ी भरी हुई क्वांटिटी में होना। वो कहती है कि मेरे ऐसे खोखले प्रोमिस इनके ब्लीक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पहले से ही भरे हुए हैं। ब्लीक का क्या मतलब होता है? ब्लीक का आपको याद होगा, आपकी पोएम में भी ये वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू डिस्क्राइब अ प्लेस एज ब्लीक यू मीन that it look cold, empty and unattractive, ये होता है ब्लीक का मतलब। तो उनकी जो दुनिया जो कि बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल शांत और बिल्कुल अनअट्रैक्टिव बेकार दुनिया है, उनकी उस दुनिया में अनीस जंग जैसे प्रोमिसेस बहुत भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, और मतलब उनके उसको अनीस जंग जब साहिब से मिलना जुलना उनका थोड़ा होता गया, काफ़ी महीने बाद वो उनसे उसका नाम पूछती है तो वो बताता है साहिब आलम है उसका नाम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, अब अनीस बताती हैं कि उसको बेचारे बच्चे को ये भी नहीं पता था उसका नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और वो कहती हैं कि अगर उसे अपने नाम का मतलब पता होता जो कि है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड मतलब पूरे यूनिवर्स का महाराज, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और अगर उसे इसके नाम का मतलब पता चल जाता तो उसे अपने नाम के मतलब पे विश्वास भी नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता उसके लिए विश्वास करना। Unaware of what his name represents, he roams the city with his friends. वो कहती हैं कि अपने नाम का बिना मतलब पता हुए वो बस अपनी सड़कों पे गलियों में वो घूमता है अपने दोस्तों के साथ। An army of barefoot boys, और उसके दोस्त और वो एक आर्मी की तरह बहुत सारे बच्चे barefoot मतलब नंगे पैर लड़के वो होते थे। Who appears like morning birds and disappear at noon, जो लगते थे जब वो एक साथ निकलते थे ऐसा लगता था वो मॉर्निंग बर्ड्स हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह ही निकलते थे भाई, अपना कूड़ा सुबह सुबह फ्रेश कूड़ा आता था और वो उस कूड़े में अपना सामान ढूंढने निकल जाते थे और शाम को वो अपने अपने घर लौट जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और अनीस बताती हैं कि जैसे जैसे महीने बीतते गए मैं उनमें से हर एक को पहचानने लग गई उस ग्रुप में से। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, अनीस उस ग्रुप में से एक दिन पूछती हैं कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो, एक बच्चे से पूछती हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। अब वो बच्चा क्या रिप्लाई करता है, बड़ी सिंपल वे में बात को टालने के लिए, बात को पलटने के लिए वो क्या बहाना बना देता है कि मेरी मम्मी ने उनको शेल्फ से उतारा ही नहीं। शेल्फ मतलब उनके घर में कोई होगी ऊंची सी अलमारी या फिर कुछ होगा सामान रखने के लिए, तो उसके ऊपर वो कहता है मेरी चप्पल रखी हुई थी और मेरी मम्मी ने वो उतार के मुझे दी ही नहीं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वीयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। और फिर क्या होता है जब वो ये बात बोलता है तो वो होता नहीं है, ग्रुप में दोस्त होते हैं और जो एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, तो उनमें से उसका एक दोस्त क्या बोलता है कि अगर वो इसको उतार के दे भी देती, इसकी मम्मी इसको उतार के वो चप्पलें दे भी देती, वो ये उन्हें फेंक ही देता। क्यों फेंक देता इसका भी रीज़न आगे वाली लाइन्स में पता चलेगा, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे ट्रेडिशन में ये है नंगे पैर घूमना। तो एक दोस्त, और जो दोस्त ये बात बोलता है वो खुद उसने जूते पहने हुए होते हैं जो मैच नहीं कर रहे होते हैं, एक पैर में कोई और जूता होता है दूसरे पैर में कोई और जूता होता है। When I comment on it, अब अनीस जंग जब ये नोटिस करती है कि इस बच्चे ने जिसने ये वाला कमेंट किया है उसके जूते अलग अलग हैं, वो उससे कहती हैं कि भाई तूने जूते अलग अलग पहने हुए हैं। He shuffles his feet and says nothing, वो बस अपने पैर ऐसे हिला देता है, शफल कर लेता है और फिर कोई रिप्लाई नहीं करता इस बात पे। I want shoes, says third boy who has never owned a pair all his life, और उन सारे ग्रुप में से एक बच्चा क्या कहता है कि मुझे जूते चाहिए।
एक थर्ड जो तीसरा बच्चा होता है उस ग्रुप में जो जिनसे वो बात कर रही होती है, वो कहता है जिसने अपनी जिंदगी में भी एक जूते का पेयर ओन नहीं किया होता। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स। अब वो क्या कहती है अनीस जंग कि मैं जब कंट्री में घूमती फिरती हूँ तो मैंने बच्चों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है, शहरों में भी देखा है ऐसे बच्चों को, और विलेज की गाँव की रोडों पे भी देखा है। मतलब यार यही तो चीज़ है जो दिल को हैरान करने वाली, या मुझे हैरान बहुत करती है कि हम लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं और कुछ बच्चे हैं जिनके पास जूते तक नहीं है, चप्पलें तक नहीं है, या पैसे नहीं है खरीदने के लिए। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। अब वो बताती हैं अनीस जंग कि उन्हें आमतौर पे इस बात पे क्या एक्सप्लेनेशन काफ़ी बारी सुनने को मिलता है जब वो लोगों से पूछती है कि वो नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं, बच्चे नंगे पैर क्यों घूम रहे हैं, कि वो नंगे पैर इसलिए नहीं घूम रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो नंगे पैर इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि ये उनके ट्रेडिशन का एक पार्ट है, उनका ट्रेडिशन ऐसा करने को कहता है। अब क्या कहती हैं, आई वंडर, अनीस जंग क्या कहती हैं कि मैं कभी कभार सोचती हूँ इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे फ्रॉम अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल का क्या मतलब होता है, नेवर एंडिंग और चेंजिंग। तो वो क्या कहती है, मैं कभी कभार सोचती हूँ क्या ये बात रियलिटी है कि इनके ट्रेडिशन में ऐसा है, या फिर ये लोग इसको, इस बात को, ट्रेडिशन वाली बात को सिर्फ एक्सक्यूज के तौर पे यूज करते हैं क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहते उस परपेचुअल स्टेट ऑफ गरीबी, मतलब एक ऐसी गरीबी जो शायद कभी अंत भी नहीं होगी उनकी जिंदगी में, उसको एक्सप्लेन ना करना पड़े, इस वजह से बात को बस ये निपटाने के लिए कह देते हैं कि हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है। I remember a story a man from UDP once told me। अब वो बताती हैं अनीस जंग कि उन्हें ना एक कहानी याद आती है, एक इंसान था उडीपी से जो उन्हें बताता था, उडीपी कर्नाटका में एक जगह है, तो वो क्या कहानी बताता था अनीस जंग को, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू द स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि जब वो बच्चा था वो जब स्कूल जाता था तो वो रास्ते में एक ओल्ड टेम्पल पड़ता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उस आदमी के पापा जो थे वो पंडित थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes। और वो थोड़ी देर के लिए टेम्पल पे रुकता था और भगवान से मन्नत मांगता था कि उसे जूते मिल जाए, एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। 30 years later I visited his town and the temple। 30 साल बाद अनीस जंग उस टाउन यानी उडीपी जाती हैं और उस टेम्पल में भी जाती हैं जहाँ की कहानियाँ वो आदमी उन्हें बताया करता था, which was now drowned in the air of डिसोलेशन, जो मंदिर था वो अब डूब चुका था डिसोलेशन में। डिसोलेशन का क्या मतलब होता है, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस और डिस्ट्रक्शन, यानी वहां पे बिल्कुल खालीपना, बिल्कुल सुनसान था वो मंदिर। तो वो वहां पे जाती हैं। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और वो बैकयार्ड में जाती हैं, मंदिर के पीछे वाली साइड जाती हैं जहाँ पे छोटे से बने हुए होते हैं घर पंडितों के लिए, तो वो वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे नया प्रीस्ट अब रहना चालू कर चुका होता है और वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई होती हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज। तो वो जब बैठी होती हैं तो एक यंग बॉय आता है, अराइव्ड पैंटिंग, वो पैंटिंग करता हुआ, पैंटिंग करने का मतलब ये होता है जब हम बचपन में भागते हुए अपने शूज जोर जोर की जमीन पे मारते थे और वो आवाज होती थी, उसे पैंटिंग कहते हैं। तो वो जब बैठी होती हैं तो एक यंग बॉय आता है, उसने यूनिफॉर्म पहनी होती है, जुराबे जूते पहने हुए होते हैं, एंड थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और वो आता है पैंटिंग करता हुआ और फिर वो आते ही अपना बैग बेड पे फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them। और उस बच्चे को देख के उन्हें, अनीस जंग को याद आ जाती है कहानी उस इंसान की जो उन्हें 30 साल पहले कहानी अपनी बताया करता था कि भाई मेरे को भगवान से प्रेयर करता था कि मुझे जूते मिल जाए, और जब उसे जूते फाइनली मिल गए, रिमेंबर प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, मतलब जब वो पूजा करता था भगवान से मुझे जूते मिल जाए, और व्हेन ही हैड फाइनली गॉट द पेयर ऑफ शूज, और जब उसे फाइनली वो जूते मिल गए उसने कहा भगवान से लेट मी नेवर लूज देम, कि मेरी कभी ये जूते मेरे से दूर ना जाए, मैं कभी इन्हें मेरे से अलग ना हो जाए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने, उन्होंने उसकी प्रेयर सुनी और उसके जूते कभी नहीं खोए। तो
मतलब यहाँ पे अनीस जंग ना खुश हो गई उस बच्चे को देख के कि यार ये नए पंडित का बच्चा आया और उसने पूरे अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं। 30 साल बाद वो उस चीज़ को देख के उसको उस उडीपी के इंसान की याद आ गई जो उन्हें पहले बताता था कि मैं जूते के लिए तक पूजा करा करता था या फिर प्रे करता था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज। और वो कहती हैं कि अब जो प्रीस्ट के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो अब उन्होंने जूते पहनना चालू कर दिया था। उनके पास इतना पैसा आ गया था कि वो जूते खरीद सकते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। पर वो कहती हैं कि पर अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि रैग पिकर्स, कूड़े उठाने वाले मेरे मोहल्ले में ऐसे बहुत बच्चे हैं जो आज भी जिनके पास शूज़ नहीं हैं। माई acquaintance विद द barefoot रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। अब वो बताती है कि मेरी इन acquaintance, मतलब भाई जो हमारी अनीस जंग है उनका काफ़ी महीनों से मिलना जुलना था जो ये रैग पिकर्स है इनसे, साहिब आलम वगैरह से। तो उनसे क्योंकि इनका मिलना जुलना हो गया था तो वो एक दिन कहाँ चली जाती है, वो सीमापुरी चली जाती है। सीमापुरी क्या है? सीमापुरी वो जगह है जहाँ पे ये सारे रैग पिकर्स रहते थे। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी का क्या मतलब होता है? पेरीफेरी का मतलब होता है अ लाइन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ एन एरिया। देखो मैं दिल्ली में खुद रहता हूँ तो मुझे पता है सिलमपुर जो सीमापुरी है, हम दिल्ली वाले कहते भी उसे सीमापुरी बॉर्डर है। तो सीमापुरी बॉर्डर बेसिकली दिल्ली के बिल्कुल कोने में है, मतलब बिल्कुल बाउंड्री पे है दिल्ली की स्टेट की। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफॉरिकली, मतलब वो कहते ही है कि सीमापुरी ऑल दो दिल्ली के बॉर्डर पे है पर फिर भी मेटाफॉरिकली वो क्या कहती हैं कि लिटरली तो नहीं, हालांकि पर वो फिर भी लिटरली वो ज़्यादा दूर तो नहीं है दिल्ली से, पर वो फिर भी दिल्ली से ऐसा लगता है कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर दूर है। मतलब वो कहना चाहती हैं कि वहाँ की जो स्टेट है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स है, वहाँ पे जो लोगों के लिविंग का स्टैंडर्ड है, वो ऐसा लगता है कि भाई दिल्ली वालों से तो 100 किलोमीटर दूर के किसी गांव का है, ऑल्दो वो पास में ही है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Squatters का क्या मतलब होता है? Squatter is someone who lives in an unused building without having legal right. मतलब squatter वो लोग होते हैं जो किसी बिल्डिंग या फिर किसी मैदान या किसी फील्ड में रहना चालू कर देते हैं बिना किसी लीगल राइट या परमिशन के। तो ये जो यहाँ पे सीमापुरी बॉर्डर पे सारे लोग रह रहे थे, वो बताती हैं ये बांग्लादेश से आए हुए लोग थे जो 1971 के टाइम आए थे। 1971 की 1971 में बांग्लादेश से वॉर हुई थी, तो उस वॉर के दौरान ये इंडिया आ गए थे और यहां सीमापुरी में आके बस गए थे बिना किसी लीगल राइट के। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब जो था और उसकी फैमिली जो थी वो उन्हीं लोगों में से थी जो आई थी। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। अब वो बताती हैं कि सीमापुरी इन लोगों के आने से पहले विल्डरनेस की तरह था। विल्डरनेस क्या होता है? मतलब बंजर जमीन थी वो, बिल्कुल वहां पे कोई था नहीं और बिल्कुल ऐसे उबड़ खाबड़ बिल्कुल खाली इलाका था। इट इज स्टिल बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। पर वो कहती हैं कि आज भी वो विल्डरनेस की तरह ऐसे ही, आज भी ऐसे ही लगता है जंगली सा इलाका है, बिल्कुल कोई है नहीं और उबड़ खाबड़ सब कुछ बर्बाद सा है, बट नो लॉन्गर एम्प्टी। पर अब वो खाली नहीं है, वहाँ लोग रहते हैं। मतलब वो है तो जगह बिल्कुल ही ऐसी जैसी बर्बाद सी जैसे पहले थी, पर अब वहाँ पे क्या है, उस बर्बाद जगह में ये लोग आके रहने लग गए। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मैंने गलत बोल दिया, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। और वो कैसे रहते थे, उनके घर कैसे थे? मतलब उनके जो घर थे वो मिट्टी से बने हुए थे विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रैम्पोलिन। और उनकी जो छत होती थी उनके मिट्टी के घरों की, वो टिन यार देखो जैसे आपने देखे होंगे झुग्गियाँ ऐसे ऊपर छत पे टिन लोहे की ऐसी होती हैं छत बारिश वारिश से बचाने के लिए, या फिर ट्रैम्पोलिन की। ट्रैम्पोलिन ये वाला कपड़ा होता है जो टेंट वेंट में यूज होता है, जो वाटर रेसिस्टेंट होता है। तो उनकी जो छतें थी वो टिन या ट्रैम्पोलिन की बनी हुई थी और घर उनके बने हुए थे मिट्टी के, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। और उनके घरों के आसपास ना ही कोई सीवेज थी, ना कोई ड्रेनेज थी और कोई रनिंग वाटर उनके आसपास नहीं था। मतलब उनका जो भी वेस्ट था, जो भी वो वेस्ट निकालते थे, वो सब कुछ वहीं पे फेंकना पड़ता था उन्हें। उनके पास कोई सीवेज या ड्रेनेज नहीं थी उसको बहाने के लिए, उसको फेंकने के लिए। वो इतनी गंदगी में रहते थे। लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़े बिनने वाले वहां रहा करते थे। दे हैव लिव्ड
देयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। और उन्हें लगभग 30 साल हो गए थे, जब ये लिख रही है अनीस जंग, वो बताती हैं कि उन्हें लगभग 30 साल हो गए थे वहां पे रहते हुए विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के। मतलब किसी को, सरकार को या किसी को कुछ नहीं पता था इनका नाम क्या है, ये कौन है, या ये लीगल है या इलीगल है। विदाउट परमिट्स, और उनके पास कोई परमिट नहीं था वहां रहने का, बट राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोट्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन्स। पर हाँ, उनके पास राशन कार्ड था जिसकी वजह से उनका वोटर लिस्ट में तो नाम आ जाता था, मतलब वो वोट भी डाल सकते थे। और उस राशन कार्ड का जो उन्हें सबसे बड़ा फायदा मिलता था, वो ग्रेन्स खरीद पाते थे, गेहूं खरीद पाते थे सरकार से। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। और वहाँ के लोगों का क्या मानना था कि वही खाना, हमें आइडेंटिटी मिले ना मिले, पर वो इतने गरीब थे, उनके पास इतनी दिक्कत थी कि उनका मानना यह था कि हमें आइडेंटिटी दो ना दो, पर हमें राशन कार्ड दे दो जिससे हम खाना ले सके। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women। तो अब एक ग्रुप ऑफ वुमेन क्या कहती हैं अनीस जंग को कि अगर दिन के आखिर में हम लोग अपने पेट भर सकें और हमें सोना ना पड़े एक खाली दर्द करते हुए पेट के साथ, तो हमारे लिए यहाँ पे रहना बहुत बढ़िया है इन कंपैरिजन टू कि हम अपने घर के पास उन फील्ड्स में रहते जहाँ पे हमें कोई खाने को वो फील्ड्स देती नहीं थी। सेड से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, वहाँ पे ये कुछ एक ग्रुप होता है वुमेन का, वो कहती हैं इन टैटर्ड साड़ीज। टैटर्ड का क्या मतलब होता है? ओल्ड एंड टॉर्न, मतलब उनकी पुरानी और थोड़ी सी फटी हुई साड़ियाँ उन्होंने पहन रखी थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। और ये बात वो जो औरतों का ग्रुप था वो अनीस जंग को तब बताती हैं जब वो अनीस जंग जाके उनसे पूछती हैं कि क्यों वो अपना हरा भरा फील्ड्स को और घर को छोड़ आए। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes। Transit homes कौन से होते हैं? ये बेसिकली ट्राइब्स या फिर वो लोग यूज करते हैं जिनके पास पक्के घर नहीं होते। ट्रांजिट होम्स वो होम्स होते हैं जो आप कहीं भी बसा सको, कहीं भी आप मूव कर सको। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, ऐसे कुछ ये दिखने वाले स्ट्रक्चर्स ट्रांजिट होम है। और पिच करने का क्या मतलब होता है? सेट अप एंड फिक्स इन पोजीशन। मतलब भाई वो बताती हैं कि इन बंदों का, लोगों का क्या हाल था कि जहाँ पे भी इन्हें खाना मिलता था वहाँ पे अपने ट्रांजिट होम्स को बसा के रुकना चालू कर देते थे। चिल्ड्रन ग्रू अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और वो बताती हैं कि जो इन कूड़े बिनने वालों के बच्चे थे वो इन्हीं मिट्टी के घरों में बड़े होते थे और वो अपने माँ बाप के सर्वाइवल का पार्टनर बन जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। अब ये पिछली लाइन में सर्वाइवल का मतलब बताया गया है इस लाइन में कि वो अपने माँ बाप के सर्वाइवल के पार्टनर्स बन जाते थे, उनके साथ करने लगते थे वो काम जो क्या होता था। सर्वाइवल का मतलब क्या था सीमापुरी में? सिर्फ एक ही मतलब था, कूड़ा बिनना, मतलब कूड़े में डेली बस छटाई करना, कुछ काम का निकल जाए, कुछ पैसे वैसे मिल जाए। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द proportions ऑफ अ फाइन आर्ट। प्रपोर्शंस का क्या मतलब होता है? एडजस्ट समथिंग सो दैट इट बिकम्स हैज अ पर्टिकुलर और सूटेबल रिलेशन टू समथिंग एल्स। मतलब यहाँ पे ये है कि इतने सालों के दौरान ये जो कूड़ा बिनने का काम है, कूड़े की छटाई का काम है, ये प्रपोर्शंस में आ गया था। मतलब ये एक आर्ट जैसा बन चुका था। मतलब भाई इसमें भी लोगों ने अपने अपने तरीके ढूंढ लिए थे अच्छे से कूड़ा बिनने के, छाटने के लिए, सामान ढूंढने के लिए। सामान ढूंढना कूड़े में भी एक आर्ट बन चुका था इन लोगों के लिए। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और वो बताती हैं कि इन लोगों के लिए ये जो कूड़ा है बदबूदार, ये इन लोगों के लिए सोने की तरह है। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ। वो क्या कहती हैं कि यही इनका डेली का खाना है, यही इनके घर पे, इनके सरों के ऊपर एक छत लाता है, चाहे वो छत एक लीकिंग छत क्यों ना हो, चाहे उससे इनके ऊपर पानी ही क्यों ना गिरता हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। पर वो क्या कहती हैं, पर यहाँ के बच्चों के लिए ये उससे भी ज्यादा है, ये उनके डेली खाने या फिर उनके लिए एक छत से भी ज्यादा है। क्यों है ऐसा? I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note। ऐसा इसलिए है क्योंकि साहिब उसे क्या बताता है कि कभी कभार तो मुझे एक रुपए का सिक्का, एक सिक्के का रुपए मिल जाता है और कभी कभार तो मुझे 10 रुपए का नोट तक मिल जाता है। तो इन बच्चों के लिए तो भाई ये सिर्फ डेली खाने या छत से भी बड़ी चीज है, क्योंकि इनको लोग
को तो रुपए भी मिल जाते इतने सारे इस कूड़े में। हिज आईज लाइटिंग अप, और वो जब ये बात बताता है उसकी आंखों में खुशी सी दिखती है कि यार जब इसे वो पैसा मिलता है कितना ज्यादा खुश हो जाता होगा। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for there is hope for finding more। अब इन बच्चों की क्या सोच थी कि जब इन्हें कोई सिल्वर कॉइन मिल जाता था इस पूरे कूड़े के ढेर में, तो ये स्क्रॉन्ज करना बंद नहीं करते थे। स्क्रॉन्ज मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में मतलब बताया था, मतलब ये सर्च करना बंद नहीं कर देते थे, ये और ज्यादा सर्च करने लगते थे, कूड़े को और ज्यादा टटोलने लगते थे फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। क्योंकि इनको लगता था कि भाई सिल्वर का कॉइन निकल गया इस कूड़े में, तो क्या पता इसमें और भी कुछ काम का, और भी कुछ सोना चांदी निकल जाए। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents। अब वो क्या कहती है अनीस जंग कि ऐसा लगता था कि जैसे इन बच्चों के लिए ये गार्बेज जो था वो कुछ अलग ही मीनिंग होल्ड करता था इनके माँ बाप के मुकाबले। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो माँ बाप थे इन लोगों के, उन माँ बाप के लिए कूड़ा सिर्फ एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, मतलब सिर्फ एक तरीका था जिससे इनकी डेली की रोटी पानी चलती थी और इनकी छत रहती थी। पर इन बच्चों के लिए ये वंडर्स था, मतलब एक ऐसा था सोने की खदान में घुसा दिया हो और ये डेली उसमें तलाश करते थे कि क्या पता यार आज क्या हमें वंडरफुल मिल जाए, हमें क्या अनोखी चीज आज डिस्कवर करने को मिले। वन विंटर मॉर्निंग I see Sahib standing by fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis। एक सर्दी की सुबह की बात है, अनीस जंग देखती है कि साहिब जो है वो फेंस्ड गेट पे खड़ा हुआ है, गेट पे खड़ा हुआ है एक नेबरहुड के, उनके मोहल्ले के क्लब में। क्लब कौन सा, जो खेल कूद वाले यार क्लब होते हैं जहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। और वो देख रहा होता है दो यंग मेन को जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहने हुए होते हैं, उनको टेनिस खेलता हुआ देखता है। वो क्या बोलता है, आई लाइक द गेम ही हम्स। वो क्या कहता है अनीस जंग से कि हम करता हुआ, मतलब बिल्कुल छोटी सी टोन में वो बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। कंटेंट का क्या मतलब होता है, कंटेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि बड़े इंटरेस्ट से वो देख रहा होता है उन लोगों को फेंस के पीछे खड़े होके खेलता हुआ। आई गो इन साइड वेन देर इज नो वन अराउंड। वो क्या कहता है, ही एडमिट्स, वो एडमिट करता है कि कहता है मैं कभी कभार अंदर चला जाता हूँ जब कोई भी नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। और जो वहाँ का गेट कीपर होता है उस क्लब का, वो साहिब पे दया करके उसे थोड़े बहुत झूले स्विंग्स वगैरह यूज करने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। और अनीस जंग बताती हैं कि साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए होते हैं जो कि बड़े अजीब से लग रहे होते हैं। उसकी डिस्कलर्ड शर्ट, मतलब बिल्कुल जो डल हुई हुई कलर, जिसका रंग झड़ा हुआ था, उस शर्ट और शॉर्ट्स के नीचे। Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation। और वो एक्सप्लेन करते हुए क्या बताता है अनीस जंग को कि ये मुझे किसी ने मेरे को दिए थे ये जूते। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। तो वो बताती हैं कि ये फैक्ट कि ये जो जूते उसने पहने हुए हैं साहिब ने, वो कोई जूते हैं जो कि किसी रिच बॉय ने फेंक दिए थे, पहनने से मना कर दिया था क्योंकि उनमें, उन जूतों में से एक जूते में छेद था। ये जो फैक्ट है ये उसको कोई ऐसा बॉदर नहीं करता साहिब को, वो उन जूतों को पहन के काफी खुश था या सेटिस्फाइड का था। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। अब वो कहती हैं कि एक बच्चा जो आज तक नंगे पैर घूमा है, उसको चाहे होल वाला ही जूता मिल गया, वो भी मिलना उसके लिए ऐसा था जैसे उसका बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। इंटेंटली का क्या मतलब होता है, अर्नेस्ट एंड ईगर अटेंशन। पर वो क्या कहती हैं, पर वो जो गेम वो इतने अटेंशन, इतने इंटरेस्ट से देख रहा है, वो उसकी रीच से बाहर है, वो शायद कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा उस गेम को खेलना। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। अब वो एक मॉर्निंग, एक सुबह मिलती हैं साहिब से, पर वो कहाँ जा रहा होता है, वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है, उस दुकान की तरफ जा रहा होता है जहाँ दूध बिकता है, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर होता है, एक डोलची होती है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज। अब वो अनीस जंग को बताता है कि मैंने अब काम करना चालू कर दिया है एक चाय की दुकान पे उस रोड के एंड में, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस।
आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। और वो मतलब पॉइंट करते हुए बताता है दूरी की तरफ कि वो उस वाली चाय की दुकान में काम कर रहा है, और वो बताता है कि अब मुझे 800 रुपये मिल रहे हैं और मेरा सारा खाना पीना मिल रहा है मुझे। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। अब अनीस जंग उससे पूछती हैं कि क्या उसे ये जॉब पसंद आ रही है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और वो उसको ऑब्जर्व करती हैं साहिब के चेहरे पे कि उसके चेहरे पे वो केयर फ्री लुक चली गई है। वो एक जो चिंता से मुक्त लुक होती है वो उसके चेहरे से चली गई थी और वो थोड़ा मैच्योर सा लग रहा था। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। और उसको ऐसा लगता है अनीस जंग को उसे देख के कि जो स्टील का कैनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था कंपैरिजन में उस प्लास्टिक के बैग में जिसको वो कैरी करता था कूड़ा बिनने के टाइम, जब वो कूड़े से सामान निकाल के अपने प्लास्टिक के बैग में डाल देता था। और ये जो फ़र्क है ये वेट का फ़र्क नहीं है, ये फ़र्क क्यों है? द बैग वॉज हिज। ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि जो बैग था वो हल्का इसलिए था क्योंकि वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और वो जो डोलची थी वो भारी साहिब के शरीर पे ज़्यादा इसलिए लग रही थी क्योंकि वो डोलची उसकी नहीं थी, ये उस इंसान की थी जिसकी चाय की दुकान पे वो काम करता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और यहाँ पे एंड होती है ये कहानी। वो क्या कहती है अनीस जंग कि साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं था, अब वो किसी का नौकर बन चुका था और उसके हाथ में जो बैग था, उसके हाथ में जो डोलची थी वो ज़्यादा भारी थी उस बैग के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो नोट्स हैं वो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हो उसके थ्रू। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।